सोचिए कि एक बिल्कुल आम दिन है। मतलब एक 5 साल की बच्ची सड़क पर हॉपस्कॉच खेल रही है। उसके आसपास की जिंदगी अपने पूरे शोर शराबे के साथ चल रही है। हाँ, और अप्रैल का महीना है, गर्मी एकदम अपने उरूज पर है। बिल्कुल। और वो बच्ची अपने पिता के साथ एक दुकान पर बैठी गर्मा गर्म नूडल सूप का मजा ले रही है। उस सूप से आने वाली लाल मिर्च, लहसुन और भुने हुए मांस की महक हवा में घुली हुई है। एक ऐसी जिंदगी जो बिल्कुल महफूज, खुशहाल और मतलब पूरी तरह से नॉर्मल लग रही है। लेकिन देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शांति बहुत ही क्षणिक है। हाँ। पलकें झपकते ही वो दुनिया, वो खूबसूरत बचपन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। बाप रे। उस गर्मा गर्म नूडल सूप की जगह जिंदा रहने के लिए उस मासूम बच्ची को जमीन से कीड़े मकोड़े, केंचुए और जंगल के मेंढक खाने पड़ते हैं। ये सच में रूह कांप देने वाला बदलाव है। मतलब एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास जिंदगी से सीधे एक खौफनाक सर्वाइवल की तरफ। ये सब इतना अचानक है कि किसी के लिए भी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। सही कहा। तो आज इस गहरी चर्चा में हम लाउंग अंग की आंखों देखी कहानी फर्स्ट दे किल्ड माय फादर के जरिए यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 1975 के कैम्बोडिया में ऐसा क्या हुआ था। बिल्कुल, हमें इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाना होगा। हाँ, ताकि समझ सकें कि कैसे प्नोम पेन जैसा एक हंसता खेलता समृद्ध शहर रातों रात एक नाइटमेयर में बदल गया। इस चर्चा में हम मानवीय लचीलेपन और एक बेहद कठोर शासन के उन तरीकों को समझेंगे जो इंसान को इंसान नहीं रहने देते। और इस स्रोत सामग्री में अप्रैल 1975 के प्नोम पेन का जो वर्णन है वो बेहद जीवंत और रंगीन है। हाँ, सड़कों पर साइकिलों की सवारी, भुने हुए मूंगफली और आम की खुशबू, उन परिवार का ऐशो आराम, मतलब उनका फ्लशिंग टॉयलेट और उनकी ब्लैक माज़दा कार। हाँ, सब कुछ एक मिडिल क्लास सपने जैसा था। वैसे सब बहुत नॉर्मल लगता है ना? ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस कहानी में जो बदलाव आने वाला है उसकी आहट तभी शुरू हो गई थी जब कुछ नए लोग शहर में आए। बिल्कुल, फिनोम पेन की उस तपती हुई गर्मी में जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, तभी शहर की सड़कों पर काले कपड़े पहने हुए खमर रूस के सैनिक दाखिल होते हैं। ओ, जिन्हें देखकर लोग थोड़े हैरान थे। हाँ, और सामग्री में एक बहुत ही बारीक और दिलचस्प डिटेल दी गई है। लॉन्ग के पिता, जिन्हें वो प्यार से पा कहती हैं, उनकी नजर उन सैनिकों के जूतों पर पड़ती है। ओ हाँ, वो जूतों वाली बात। वो जूते किसी लेदर फैक्ट्री में ही बने थे। वो गाड़ियों के पुराने टायरों को काटकर उन्हें आपस में बांधकर बनाए गए थे। ये एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका इशारा बहुत बड़ा था। हाँ, और वहीं पर पादरी तुरंत कहते हैं कि ये लोग चीजों को बर्बाद करने वाले हैं। मतलब एक 5 साल की बच्ची को ये बात शुरू में समझ नहीं आती, पर उसके पिता को एहसास हो गया था। सही कहा। उन्हें समझ आ गया था कि जो लोग इस तरह के टायरों से बने जूते पहनते हैं, उनका आधुनिक विकास, टेक्नोलॉजी या शहर की समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी नई दुनिया का निर्माण करने नहीं, बल्कि पुरानी दुनिया को तबाह करने आए हैं। पर यहाँ एक बात मुझे बिल्कुल हैरान करती है। कौन सी बात? जब ये हथियारों से लैस सैनिक शहर में दाखिल हुए, तो शहर के लोगों ने डरने के बजाय उनका स्वागत तालियों से क्यों किया? मैंने पढ़ा कि सड़कों पर जश्न का माहौल था, लोग खुश थे। हाँ, शुरू में तो आम जनता बहुत खुश थी। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अपने ही घर में आग लगाने वालों का फूलों से स्वागत कर रहा हो। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इंसानी दिमाग थकान और डर की स्थिति में कैसे काम करता है। कंबोडिया के लोग पिछले कई सालों से सिविल वॉर की आग में जल रहे थे। हाँ हाँ। पहले प्रिंस सिहानुक का वक्त, फिर 1970 में लॉन नॉल की सरकार जो अमेरिका के समर्थन से चल रही थी। उस पूरे दौर में वियतनाम युद्ध के प्रभाव के कारण अमेरिका ने कंबोडिया की सीमाओं पर भारी बमबारी की थी। मतलब हर तरफ डर ही डर था। बिल्कुल, गांव के गांव तबाह हो गए थे और लोग जान बचाकर शहर की तरफ भाग आए थे। तो जब खमेर रूज के सैनिक फनोम पेन में आए, तो शहर के थके हारे लोगों को लगा कि आखिरकार युद्ध खत्म हो गया है। अच्छा, तो उन्हें लगा कि अब बमबारी नहीं होगी, अब गोलियां नहीं चलेंगी। सही समझिए आप। उन्होंने उन सैनिकों में मौत नहीं बल्कि शांति की उम्मीद देखी थी। लेकिन वो उम्मीद उनका सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। उन सैनिकों ने आते ही लोगों से कहा कि उन्हें तुरंत अपनी जान बचाकर शहर खाली करना होगा। हाँ, और उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। झूठ? कि अमेरिका शहर पर भारी बम गिराने वाला है और इसलिए सबको सिर्फ 3 दिन के लिए गांव की तरफ जाना पड़ेगा।
और हैरान की बात यह है कि लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने अपना पूरा घर-बार, अपनी माज़दा कार, अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया और पैदल निकल पड़े। एक झूठ के सहारे पूरा का पूरा शहर कुछ ही घंटों में खाली हो गया। ये बिल्कुल एक ऐसी फायर ड्रिल जैसा लगता है जो कभी खत्म ही नहीं हुई। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। एक ऐसी आग जिसके आने का पता लोगों को तब चला जब वो उनके वजूद को जला चुकी थी। और देखिए, यही धोखा उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। अगर ख्मेर रूज के सैनिक आकर सीधे ये ऐलान करते कि अपना शहर, अपनी गाड़ी, अपना सारा पैसा हमेशा के लिए छोड़ दो और गांव में मजदूरी करने चलो, तो शहर के लाखों लोग विद्रोह कर देते हैं। ठीक है। 3 दिन का आश्वासन देकर उन्होंने एक साइकोलॉजिकल अस्त्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को उम्मीद दी कि वो वापस आएंगे। और जब तक एक इंसान के पास वापस आने की उम्मीद होती है, वो शांति से सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। बिल्कुल। उन्होंने बिना किसी विरोध के, डर और उम्मीद के मिश्रण से लाखों लोगों को एक ऐसी यात्रा पर भेज दिया जहां से वापसी कभी नहीं होनी थी। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो लोग शहर से दूर जाते हैं, उनका पिछला वजूद और उनकी पहचान धीरे धीरे उनसे छीनने लगती है। हाँ, वजूद मिटाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सामग्री में एक जगह का जिक्र है जहां लुंग की माँ उसे शौच के बाद सफाई के लिए टॉयलेट पेपर की जगह पेपर मनी देती है, यानी क्रिस्प नए नोट। ये सच में हैरान करने वाला दृश्य है। ये पढ़ते हुए दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है। एक समय में जिस पैसे से गाड़ियां खरीदी जाती थीं, जिस पैसे के लिए इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है, आज सड़क किनारे उसकी कीमत कचरे के बराबर हो गई थी। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चलते हुए कंप्यूटर को अचानक फॉर्मेट कर दिया जाए, सारी हार्ड ड्राइव को वाइप करके उसे बिल्कुल ईयर 0 पे वापस ला खड़ा किया जाए, जहां उसकी पिछली सारी मेमोरी और इंडिविजुअलिटी डिलीट हो चुकी हो। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये किसी भी टोटलिटेरियन शासन या अधिनायकवादी व्यवस्था का एक क्लासिक ब्लूप्रिंट है। मतलब हर ऐसे सिस्टम में ऐसा ही होता है। हाँ, एक ऐसी व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता और उनकी व्यक्तिगत पहचान होती है। खमेर रूज ने अंककार नाम की एक सत्ता को स्थापित किया, जिसका मतलब होता है दी ऑर्गेनाइजेशन। ओह, दी ऑर्गेनाइजेशन। और अंककार की फिलोसॉफी थी कि नए समाज में कोई अमीर या गरीब नहीं होगा। उन्होंने पैसे को ही खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने समाज को 2 साफ हिस्सों में बांट दिया, जिनमें से एक ग्रुप शहर वालों का था, है ना? बिल्कुल। शहर से लाए गए लोगों को न्यू पीपल कहा गया, जिन्हें भ्रष्ट और दुश्मन माना जाता था। और गांव के लोगों को बेस पीपल का दर्जा दिया गया, जिन्हें शुद्ध और आदर्श नागरिक माना गया। मतलब सब कुछ बांट दिया गया। ये सिर्फ सड़क पर चलने वाला एक सफर नहीं था, ये लोगों की पहचान को पूरी तरह से फॉर्मेट करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था। और इस फॉर्मेटिंग का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब आता है जब लॉन्ग परिवार री-लीप गांव पहुंचता है। वहां के मुखिया का आदेश आता है कि सभी लोगों को अपने रंगीन कपड़े जलाने होंगे। कपड़े जलाने का आदेश? स्रोत सामग्री में उस पल को जिस गहराई से बयान किया गया है, वो किसी को भी अंदर तक हिला देगा। लॉन्ग की माँ ने उसके लिए नए साल पर एक बेहद खूबसूरत लाल ड्रेस बनाई थी। और एक 5 साल की बच्ची के लिए उसकी ड्रेस सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती, उसकी पूरी दुनिया होती है। बिल्कुल। जब एक सैनिक उस ड्रेस को छीन कर आग में डालता है, तो लॉन्ग खड़ी होकर उसे आग में पिघलते हुए दिखती है। उस आग में सिर्फ वो लाल कपड़ा नहीं जल रहा था, बल्कि उस बच्ची का बचपन, उसकी मासूमियत और एक आजाद इंसान के रूप में उसकी पहचान जल रही थी। बहुत गहरी बात है ये। उसके बाद सबको सिर्फ और सिर्फ काले रंग की यूनिफॉर्म जैसे कपड़े पहनने को दिए गए। सब एक जैसे दिखने लगे, कोई अलग नहीं। उन्होंने आदेश दिया कि अब कोई किसी को माँ या पापा नहीं कहेला, सभी को एक दूसरे को कॉमरेड कहना था। और माँ बाप के लिए पो और मैं जैसे नए शब्द लाजमी कर दिए गए। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल वॉर था। बिल्कुल। जब कोई शासन आपके कपड़े बदल देता है, आपके पैसे जलवा देता है और आपके रिश्तों के नाम तक बदल देता है, तो उसका सीधा मकसद ये होता है कि व्यक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, ताकि वो कुछ सोच ना सके। हाँ, एक टूटा हुआ इंसान सिर्फ उस राज्य पर, उस सिस्टम पर निर्भर हो जाता है। जब दिमाग में खुद की कोई आजाद पहचान ही नहीं बचेगी, तो इंसान अपने बारे में सोचना बंद कर देगा और सिर्फ अंगशिकार के आदेशों का पालन करेगा। ये दिमागी गुलामी की सबसे बेहतरीन और खौफनाक मिसाल है। तो जब कपड़े और भाषा छीन ली गई, जब पहचान खत्म कर दी गई, तब अंकारा ने अगला वार इंसान की सबसे बुनियादी, सबसे आधी जरूरत पर किया, यानी भूख पर। हाँ, भूख। और सच कहूं तो इस हिस्से को समझना सबसे ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक है। खाने की ऐसी दहशतनाक कमी हो गई
कि लोग जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाने लगे। कीड़े, मकोड़े, अर्थवर्म्स और खून वाले पक्षियों का सूप बनाकर पीने लगे। आम लोगों के लिए ये सोचना भी मुश्किल है। स्रोत सामग्री में चोंग नाम की एक औरत की कहानी है जो सच में दिल चीर देती है। उसके बच्चे भूख की वजह से इस कदर सुध-बुध खो बैठे थे कि उन्होंने जंगल में जाकर जहरीले मशरूम खा लिए और तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। और इस मौत के बाद खुद चोंग का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। एक औरत जो कभी शहर में आम जिंदगी जी रही थी, वो सड़क पर बैठकर मिट्टी से केंचुए निकालकर खाने लगी। भूख एक इंसान को सच में इस हद तक जानवर बना सकती है। ये इंसानियत के बिल्कुल निचले स्तर पर गिरने का दृश्य है। जब इंसान इतना भूखा होता है तो उसकी नैतिकता, उसके असूल, उसके रिश्ते सब धूमिल पड़ने लगते हैं। मतलब सब खत्म होने लगता है। हाँ, लॉन्ग के ही परिवार में देखिए, उसका 10 साल का भाई किम, जिसे प्यार से लिटिल मंकी बुलाया जाता था, जब उसे पता चलता है कि गांव के मुखिया के बच्चे खाना छोड़ देते हैं तो वो उनके पास जाता है। और वो बच्चे उसके साथ क्या करते हैं? वो मुखिया के बच्चे उस छोटे से किम को मारते हैं, बेइज्जती करते हैं, उस पे थूकते हैं, लेकिन वो बच्चा बिना कुछ बोले सब सहता रहता है। क्या बात कर रहे हैं? वो क्यों सहता है ये सब? ताकि वो रात के अंधेरे में अपने परिवार के लिए मुर्गी की कुछ बची हुई झूठी हड्डियां ला सकें। और दूसरी तरफ उनके पिता हैं, पा। जब वो थोड़ा सा खाना सामने आता है तो एक पिता के रूप में वो खुद सबसे छोटा हिस्सा अपने लिए चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे भूखे रह जाएंगे। बिल्कुल, ये जानते हुए कि अगर उन्होंने ज्यादा खाया तो उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये सैक्रिफाइस और मजबूरी का ऐसा जोड़ है जो किसी की भी आंखों में आंसू ला दे। और इस भूख ने सबसे भयानक खेल तो उस 5 साल की लोंग के दिमाग के साथ खेला। एक रात आती है जब भूख से पागलाई हुई वो मासूम बच्ची अचानक नींद से उठती है। उस रात उसने क्या किया? उसे इतनी भूख लगी होती है कि उसकी आत्मा तक दर्द कर रही होती है। वो दबे पांव चलती है और अपने ही परिवार के छोटे से बचे हुए राशन के थैले से कच्चे चावल की एक मुट्ठी चुरा लेती है। कच्चे चावल? कच्चे चावल। वो अपने मुंह में उन्हें भर लेती है और चबाती है, लेकिन चावल निगलते ही उसके अंदर जो अपराध बोध, जो गिल्ट आता है, वो पढ़कर लगता है जैसे किसी ने दिल पे मुक्का मार दिया हो। उसका अपराध बोध समझ में आता है, आखिर उसने अपने ही परिवार का खाना खाया। उसे लगता है कि उसके चावल चुराने की वजह से कल उसका परिवार भूखा मरेगा। वो रोती है, खुद से नफरत करती है। अगले दिन जब परिवार को चावल का सूप मिलता है तो लुओंग देखती है कि उसकी कटोरी में चावल के सिर्फ आखिरी 8 दाने बचे हैं। सिर्फ 8 दाने? 1, 2, 3, 8 दाने। वो हर एक दाने को धीरे धीरे चबाती है, इस डर से कि अगर ये खत्म हो गए तो फिर क्या होगा। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? आपका क्या सवाल है इस बारे में? जब एक 5 साल का मासूम बच्चा, जिसे सही और गलत की पूरी समझ भी नहीं है, वो अपने ही भूखे परिवार से खाना चुराने पर मजबूर हो जाए और फिर उस गिल्ट में तड़पे, तो भूख एक इंसान के नैतिक कंपस को, उसके मॉरल सेंटर को किस तरह तबाह कर देती है। देखिए, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और यही इस पूरे रेजीम का सबसे खतरनाक हिस्सा है। भूख यहाँ पर किसी अकाल या युद्ध का नेचुरल बाय प्रोडक्ट नहीं थी। तो क्या थी वो? भूख को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत नियंत्रण के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अंकार का लॉजिक बड़ा निर्मम और साफ था। क्या लॉजिक था? अगर किसी इंसान का पूरा ध्यान, उसकी सारी फिजिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने अगले निवाले पर टिकी होगी, जब उसका पेट दुख रहा होगा और दिमाग में सिर्फ चावल के उन आखिरी 8 दानों की तस्वीर घूम रही होगी, तो क्या वो इंसान रेवोल्यूशन के बारे में सोच सकता है? बिल्कुल नहीं। वो तो बस खाने के बारे में सोचेगा। हाँ, क्या वो सरकार के खिलाफ विरोध करने की ताकत जुटा सकता है? बिल्कुल नहीं। भूख दिमाग के उस हिस्से को बंद कर देती है जो सवाल पूछता है। ये इंसान को एक ऐसी सर्वाइवल मोड में डाल देती है जहां वो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, यहां तक कि अपने बच्चों के बारे में सोचना बंद कर देता है। मतलब सब लोग बस अपने आप को बचाने की सोच रहे थे। और अंगसे ठीक यही चाहता था, एक ऐसी भूखी भीड़ जिसे किसी भी दिशा में हांका जा सके। और जहां भूख से पूरी तरह काम नहीं चला, वहां उन्होंने अपनी उस खौफनाक आइडियोलॉजी का आखिरी हथियार निकाला, परिवार को तोड़ना। ये उनका आखिरी कदम था। अंगसर का एक बेसिक नियम था कि किसी भी नागरिक की वफादारी सिर्फ और सिर्फ अंगसर के प्रति होनी चाहिए। एक ऐसी सत्ता जो किसी को भी आपस में प्यार करने नहीं दे सकती। सच में, ये सोच ही डरावनी है। ये फिलॉसफी अपने आप में इतनी अजीब और डरावनी है। कैसा समाज बनाया जा रहा था जहां परिवार से लगाव होना एक स्टेट क्राइम था। ये तो वैसा ही है जैसे किसी पेड़ की सबसे गहरी जड़ों को ही काट दिया जाए ताकि जब हल्की सी भी हवा चले तो वो पेड़ बिना किसी सहारे के जमीन पर गिर पड़े। बिल्कुल।
सामग्री में लॉन्ग की सबसे बड़ी बहन क्याव की जो कहानी है वो इसी चीज को बयान करती है। सही कहा। क्याव सिर्फ 14 साल की किशोर लड़की थी जब उसे उसके परिवार से अलग करके एक यूथ लेबर कैंप में भेज दिया गया। 14 साल, बहुत ही छोटी थी वो। वहां उस मासूम से दिन रात मिट्टी खुदवाई जाती थी और खाने को लगभग कुछ नहीं मिलता था। खराब पानी और भूख की वजह से उसे डिसेंट्री हो गई। हे भगवान। जब हालात बहुत बिगड़ गए तो उसे एक ऐसे अस्पताल में भेजा गया जहां ना कोई दवाई थी ना कोई डॉक्टर। वो अस्पताल मौत का एक वेटिंग रूम था। क्या उसकी माँ उससे मिल पाई थी? जब नींग की माँ किसी तरह पास लेकर उससे मिलने वहां पहुंचती है तब तक देर हो चुकी थी। केल्व अकेले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, मरते वक्त शायद अपने पिता को, अपने परिवार को याद करते हुए। ये सुनकर ही इतना दुख होता है। इस पूरी घटना में एक डिटेल ऐसी है जो आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। केल्व ने अपने पास एक सोने की घड़ी छुपा कर रखी थी जो उसने अपनी मौत के वक्त तक बचाकर पहनी थी। हाँ। लेकिन उसके मरने के बाद उस अस्पताल की ही किसी नर्स ने या किसी और मजबूर इंसान ने उसकी लाश से वो घड़ी भी चुरा ली। बाप रे, मतलब एक परिवार के लिए इससे बड़ा ट्रॉमा क्या हो सकता है कि उनकी 14 साल की बेटी अकेले तड़प कर मर जाए और सिस्टम आकर उसकी लाश तक गायब कर दे। ये दुख सच में नाकाबिले बर्दाश्त है। और जैसे इस परिवार के हिस्से में इतना ही दुख काफी नहीं था, इसके बाद सबसे बड़ा झटका आता है। वो रात जब परिवार के छप्पर में 2 सैनिक आते हैं और पास से कहते हैं कि हमें गांव के बाहर एक फंसी हुई वैगन निकालने में तुम्हारी मदद चाहिए। और हम सब जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या था। हाँ, उस छप्पर में बैठा हर शख्स जानता था और सबसे बढ़कर पा खुद जानते थे कि इसका असली मतलब क्या था। खमेर रूज में किसी को वैगन निकालने के लिए नहीं बुलाया जाता था, ये मौत का बुलावा था। बिल्कुल वो एक इशारा था। उस वक्त पा का जो रिएक्शन था वो रुला देने वाला है। वो रोते नहीं हैं, वो अपने आप को समेटते हैं, एक अजीब सी डिग्निटी के साथ खड़े होते हैं और अपने बच्चों को आखिरी बार गले लगाते हैं। उनका ये कदम बहुत हिम्मत वाला था। उन्होंने छोटे से किम को, जो अभी खुद ठीक से बड़ा नहीं हुआ था, उसके कंधे पर हाथ रखकर परिवार का ख्याल रखने को कहा। वो दृश्य जहां लॉन्ग चिल्ला चिल्लाकर रोते हुए अपने पा को रोकने के लिए कहती है, वो कभी दिमाग से निकलता नहीं। ये किसी के भी दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद लॉन्ग ध्यान में बैठी होती है और उसे कल्पना आती है, एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा। वो दिमाग में देखती है कि कैसे उसके प्यारे पिता को एक जंगल में बेरहमी से मारा जा रहा है। और वही वो पल था जिसने उस बच्ची को पूरी तरह बदल दिया। हाँ, वही वो एग्जैक्ट पल होता है जब उस 5-6 साल की बच्ची के अंदर पॉल पॉट और इस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक भयानक, जलने वाली और न बुझने वाली नफरत पैदा होती है। उस पल उसका बचपन पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगर हम इसे टोटलिटेरियन सिस्टम्स की साइकोलॉजी से समझें तो ये साफ हो जाता है कि ऐसे राज्य परिवार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानते हैं। क्योंकि परिवार से हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, परिवार ही वो आखिरी सबसे मजबूत सुरक्षा कवच होता है जो राज्य की ताकत और ब्रेन वॉशिंग के आगे खड़ा हो सकता है। पिता, जो एक बच्चे के लिए सबसे पहला हीरो, मार्गदर्शक और रक्षक होता है, उसे हटाकर शासन ने उस परिवार को पूरी तरह से असहाय और अकेला बना दिया। उनका मकसद उन्हें अंदर तक तोड़ना था। हाँ, पिता को मारकर अंकर ने एक क्लियर मैसेज दिया कि यहाँ कोई खून का रिश्ता काम नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंकर का फैसला मंजूर होगा। आपकी जिंदगी और मौत पर आपका नहीं, राज्य का अधिकार है। कितना खौफनाक है ये सब। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां आतंक, डर और एक दूसरे पर शक को समाज के हर रिश्ते की बुनियाद में घोल दिया गया था। तो इस पूरे वृत्तांत को, इस कहानी को जब हम देखते हैं तो आखिर क्या समझ आता है? हमने इस चर्चा में एक ऐसी दुनिया का सफर तय किया जहां एक 5 साल की बच्ची, जिसका काम सिर्फ सड़क पर हॉपस्कॉच खेलना और अपने दोस्तों के साथ हंसना होना चाहिए था, वो अचानक भूख, डर और परिवार को मौत के मुंह में जाते देखने के बीच बड़ी होती है। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक है। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसकी भूली दुनिया, उसकी वो प्यारी और खूबसूरत लाल ड्रेस और उसके सबसे प्यारे, सबसे समझदार पिता एक क्रूर विचारधारा और बेहद खौफनाक शासन की भेंट चढ़ गए। हाँ, ये सच्ची घटनाएं हैं। ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज किसी पुरानी बीती हुई बात का हिस्सा नहीं है। ये मानवीय लचीलेपन और इंसानी तकलीफ की सबसे गहराई वाली सच्चाई है। बिल्कुल सही कहा। इस कहानी का मुख्य संदेश, जो मुझे लगता है हर किसी को याद रखना चाहिए, वो ये है कि इतिहास को केवल आंकड़ों या स्टैटिस्टिक्स के जरिए समझना इंसानियत के साथ बेइंसाफी होगी।
आंकड़े मतलब नंबर्स, है ना? हाँ, जब भी इतिहास की किताबों में पढ़ा जाता है कि खमेर रूस के उस 4 साल के शासन में लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों की मौत हुई, तो दिमाग उस आंकड़े की विशालता को पकड़ नहीं पाता। 20 लाख मौत एक नंबर बनकर रह जाती है। सच बात है, नंबर्स तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई उन 20 लाख लोगों के स्टैटिस्टिक्स में नहीं छिपी है। असली सच्चाई उस बच्ची के पिघले हुए लाल कपड़े में झलकती है। सच्चाई अस्पताल के उस गंदे, बदबूदार फर्श पर केव की उस चोरी हो चुकी सोने की घड़ी में है। सच्चाई एक छोटी सी टूटी हुई कटोरी में बचे उन आखिरी 8 चावल के दानों में झलकती है, जिसे एक आधी भूखी, अपराध बोध से दबी बच्ची रात के अंधेरे में गिन रही है। ये सुनने वालों को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। और इतने सब के बाद भी ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट की कहानी है। ऐसी भयानक और आतंक से भरी स्थितियों में भी जहां लग रहा था कि इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है, वहां भी जीने की जिजीविशा ने उम्मीद और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लिया। ये आंकड़े और नंबर्स किसी भी दिन भुलाए जा सकते हैं, पर कटोरी में बचे वो आखिरी 8 चावल के दाने दिमाग से कभी नहीं मिटते। इस कहानी ने एक ऐसी दुनिया की डरावनी झलक दिखाई है जो लगता था कि पूरी तरह महफूज है, पर फिर भी वो सपनों के शहर से निकलकर सीधे एक खौफनाक सर्वाइवल के नरक में गिर जाती है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जैसा कि हमने इस चर्चा की शुरुआत में बात की थी, उस हॉपस्कॉच खेलती हुई आजाद बच्ची और उस गर्मा गर्म खुशबूदार नूडल सूप की दुनिया से लेकर जिंदा रहने के लिए जंगल की मिट्टी खोदकर कीड़े और केंचुए खाने तक का सफर एक बहुत बड़ा सबक देता है। और सबक ये है कि सब कुछ कितनी जल्दी बदल सकता है। हाँ, ये बताता है कि सामाजिक और सभ्यता का आवरण कितना पतला होता है और उसे तबाह करने में कितना कम वक्त लगता है। और ऐसी सोच के साथ एक बहुत गहरी चिंता भी आकर जुड़ी हुई है। ये वैसी कहानियां नहीं हैं जो सिर्फ बीते हुए कल के किसी ब्लैक एंड व्हाइट पन्ने पर ठहर जाती हैं। तो क्या है ये? ये कहानियां आने वाले कल के लिए एक आईना है और सबसे बढ़कर एक बेहद सख्त चेतावनी भी। जरूर। तो इस गहरी चर्चा को यहाँ विराम देने से पहले इस पूरी कहानी के सार को ध्यान में रखते हुए एक सवाल छोड़कर जाते हैं जिस पर हर किसी को थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, वो सवाल सबके दिमाग में आना चाहिए। जब भी आज के इस आधुनिक दौर में लोग किसी एक विशेष ग्रुप या सोच वाले लोगों को शुद्ध और किसी दूसरे ग्रुप को भ्रष्ट कहकर अलग करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वहां भी अनजाने में ही सही ऐसे ही किसी नए अहंकार की नींव रखी जा रही होती है? ये एक बहुत ही जरूरी और चुभने वाला सवाल है। किसी को भी इस बात पर गौर जरूर करना चाहिए कि क्या आज की आधुनिक और टेक सेवी इंसानियत ऐसी बारीक चेतावनियों को समय रहते समझ पा रही है, या फिर हम उन्हें अनदेखा कर रहे हैं? हाँ, या फिर सब लोग भी उस ठंडी होती हुई आखिरी नूडल सूप की तरह एक अचानक आने वाले भयानक बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका एहसास तब तक नहीं होगा जब तक अपने ही आंगन में चलते हुए जूते किसी पुराने टायर से बने हुए ना दिखाई दें। इस सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं।